हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के अंतर्गत फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी, जिसे सिंपल सेंटेंस में कहा जाता है एफबीडी, मुक्त पिंड आरेख, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मुक्त पिंड आरेख है क्या? मुक्त पिंड आरेख एक ऐसा आरेख है जिसमें पिंड जिसकी गति का विश्लेषण किया जाना है को बिंदु वस्तु तथा उस पर लग रहे बलों के सदिश प्रकृति को प्राथमिकता दी जाती है। अर्थात उस बल पर, जो उस पिंड पर कितने बल कहाँ पे कार्यरत हैं, वो अलग अलग दिशाओं में उसे दर्शाया जाता है। तथा साथ ही साथ जो है उस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। तो ये क्या क्या है? जिस पिंड का आरेख बनाना है उसे उसके संपर्क में स्थित वस्तुओं से अलग करके केवल उस वस्तु को आरेखित करें। मतलब जैसे घिरनी से दो द्रव्यमान लटके हुए हैं, अगर M1 और M2, तो हम M1 को अलग और M2 को अलग करके आरेखित करेंगे। वस्तु के भार की क्रिया रेखा उसके गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दर्शाते हैं। तो आपको पता ही है कि भार हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर, अर्थात जहां पर भी होगा वह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। अन्य वस्तुएं जो उस पिंड के संपर्क में होती हैं, सामान्यतया प्रतिक्रिया बल वस्तु के संपर्क के तल के अभिलंबवत ही खींचते हैं, लेकिन कब्जा है और पिन, ऐसे में प्रतिक्रिया बल अलग अलग होती है। यदि वस्तु पर कोई घर्षण बल कार्य कर रहा है तो उसे उचित दिशा में दर्शाते हैं। तो घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, अर्थात जिस दिशा में पिंड गति कर रहा है उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल को दोनों पिंड और तल के बीच जो संपर्क है उस पर दर्शाते हैं। प्रयोग में लाई जाने वाली घिरनियां भारहीन, घर्षण रहित तथा जो डोरी उसमें यूज की जाती है, डोरियां भारहीन एवं अबितान ली जाती है। यदि कोई डोरी का भार है तो उसे अलग आधे हिस्से को ऊपर और आधे हिस्से को नीचे लेकर के सॉल्व किया जाता है। अब इसमें किन किन को एफबीडी के थ्रू दर्शाया जाता है? पिंड की ऊर्ध्वाधर गति, घिरनी से संबद्ध पिंडों की गति, चिकने क्षैतिज समतल पर लगी घिरनी से गुजरने वाली रस्सी के सिरों पर बंधे पिंडों की गति, चिकने आनत समतल के अनुदिश गतियों का मुक्त पिंड आरेख, चिकने तथा समतल पर संपर्क में स्थित दो पिंडों का मुक्त पिंड आरेख। तो आइए अब इसे डिटेल में आपको बताते हैं। ऊर्ध्वाधर गति, यहाँ पर ये दो द्रव्यमान M1 और M2 स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं जिस पर F बल लगा करके ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। अब इसमें M1 और M2 के बीच में जो रस्सी है, इस रस्सी का सर्वत्र सम द्रव्यमान M, मतलब यूनिफॉर्म मास जो है M है। अब फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू इस पर M1 पर बल किधर लग रहा है, M2 पर किधर लग रहा है, ये दोनों बीच में जो द्रव्यमान है, जो रस्सी है, इस रस्सी के किस हिस्से पर कितना बल कार्य कर रहा है, इसे हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से चूज करते हैं मास M1 के लिए। अब इस M1 मास पर अगर आप देखें तो इस M1 मास को हमने ये अलग कर लिया। इस पर बल F ऊपर की ओर, M1 M2 जिस थ्रेड से बंधे हुए हैं, जिस रस्सी से डोरी से बंधे हुए हैं, इसमें एक तनाव होगा। यह तनाव T दूसरे द्रव्यमान की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ हो गया, और इसका भार M1G नीचे की तरफ होगा। तो इस तरह से इस पर जो पिंड जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, पिंड जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पर जो नेट बल कार्य करेगा वह कितना कार्य करेगा? F ऊपर की ओर है तो F T नीचे की तरफ है, F माइनस T, M1G नीचे की तरफ है माइनस M1
जी और पिंड किधर जा रहा है, पिंड ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो ये हो गया M1A, अर्थात ये M1A से ऊपर जा रहा। तो एक इक्वेशन ये बन गया। अब M1 और M2 के बीच में जो रस्सी है, इस रस्सी को हम दो हिस्से में ले लेते हैं। चलिए ये मान लेते हैं रस्सी का ये पोर्शन, आधा हिस्सा हमने इसमें से ये ले लिया। अब यह आधा हिस्सा ये मैं यहां दर्शा रहा हूं, ये तो आधा हिस्सा जब इसका ले लिया तो द्रव्यमान आधा हो गया, m/2, द्रव्यमान जो है m/2 हो गया। अब यहां पर M1 और इसके बीच में तनाव किधर लग रहा था, नीचे की तरफ, तो अब इसमें जो तनाव ऊपर की तरफ ये M1 को लगाएगा, तो T ऊपर की तरफ हो गया और m/2g नीचे की तरफ भार। अब यह इस हिस्से पर जो टेंशन है वह T' हम ले लेते हैं, तो T' नीचे की तरफ हो गया और यह जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इस पर जो नेट फोर्स हो गया वो कितना हो गया, T नीचे की तरफ है माइनस T' माइनस M2 m/2g और ये जा रहा है किधर, ऊपर की तरफ, तो m/2a, ये हो गया दूसरे के लिए। अब इसी तरह से रस्सी के निचले हिस्से पर, आधे पार्ट पर, तो ये होगा मास उसका भी हो जाएगा m/2g नीचे की तरफ। टेंशन, अब यहां पर जो टेंशन है, यह रस्सी आधा हिस्सा ऊपर की तरफ जो लगा रहा है टेंशन, इसको हमने ले लिया T', यहां पे जो लिया गया था, और यह रस्सी M2 पर जो टेंशन लगा रही है वो है T'। तो इस तरह से यहां पर ये हो जाएगा T' माइनस T" माइनस M2g और इक्वल्स टू M2a, ये हो गया सेकेंड हाफ के लिए। अब लास्ट में बचा द्रव्यमान M2। अब इस M2 पर क्या होगा, M2 पर जो टेंशन T' ऊपर की तरफ, M2g भार नीचे की तरफ, और यह A एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो जो बल होगा M2a। तो इसके लिए जो इक्वेशन बना, ये बना T" माइनस M2g इक्वल्स टू M2a। अब आपने देखा यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके जो रिक्वायर्ड टेंशन T' फाइंड करना है, हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं। घेरने से संबंध पिंडों की गति, इसमें आप देख रहे हैं ये पुली है, यह पुली फ्रिक्शनलेस है, किसी आधार से लटकाई गई है। दो द्रव्यमान हैं, ये है द्रव्यमान M1 और ये है द्रव्यमान M2। टेंशन हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ T और ये T ऊपर की तरफ, M1g भार नीचे की तरफ, M2g भार नीचे की तरफ, ये कार्य करेगा। अब यहाँ पर ये कंडीशन है कि M2 इज ग्रेटर देन M1, M2 M1 से बड़ा है, तो M2g बड़ा होगा M1g से। इसका मतलब कि डोरी में बंधा हुआ मास M2 नीचे आएगा और M1 ऊपर जाएगा। अब यह A एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा और यह A एक्सीलरेशन से नीचे आएगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम M1 को निकालते हैं यहाँ से, तो ये देखिए
M1 T ऊपर की तरफ और M1 G नीचे की तरफ, और यह ऊपर जा रहा है तो M1A फोर्स ऊपर की तरफ जो नेट लगेगा। तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा T माइनस M1G इक्वल्स टू M1A। ये फ्री बॉडी डायग्राम के लिए फर्स्ट मास के लिए आ गया। इसी तरह से सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए आप इस सेकंड द्रव्यमान को जो है ये निकाल लीजिए, M2G नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, और M2A फोर्स से ये नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर यह नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कि M2G बड़ा होगा, तो M2G माइनस T इक्वल्स टू M2A। तो ये बन जाएगा इक्वेशन M2G माइनस T इक्वल्स टू M2A। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करके और आसानी से आप जो है T और एक्सीलरेशन को निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब यह घिरनी जो पुली है, यह पुली किसी आधार से लटकी हुई है, तो जिस आधार से लटकी हुई है उस स्ट्रिंग में भी तो टेंशन होगा। जब उस स्ट्रिंग में टेंशन होगा तो इस टेंशन को ये मान लीजिए कि यह T डैश है। तो जब यह T डैश है और T टेंशन ऊपर की तरफ इसमें और T ऊपर की तरफ इसमें, तो जो यहाँ पर T डैश होगा, T डैश इक्वल्स टू T प्लस T इक्वल्स टू 2T। अर्थात यहाँ पर जो टेंशन होगा आधार पर, फिक्स आधार पर, इस आधार की तरफ लगने वाला जो टेंशन है ये होगा 2T, और T की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। चिकने समतल पर लगी घिरनी से गुजरने वाली रस्सी पर बंधे पिंडों की गति। अब इसमें आप ये देखें कि यह एक घिरनी है, यह चिकना तल है जिस पर द्रव्यमान M2, ये द्रव्यमान M2 ये रखा गया है, और यह घिरनी से होते हुए लटकाया गया है एक द्रव्यमान M1। M1 का जो भार है M1G नीचे की तरफ, टेंशन रस्सी में T ऊपर की तरफ, यहाँ पर टेंशन T घिरनी की तरफ। इसका जो द्रव्यमान है, इसके द्वारा जो आरोपित भार है M2G नीचे की तरफ, इसका रिएक्शनरी फोर्स R ऊपर की तरफ, ये कार्य इस पर करेगा। अब मुक्त पिंड के लिए हम इसे अलग अलग दिखाएंगे। M1 के लिए क्या होगा, तो M1 नीचे आ रहा है तो इस पर एक्सीलरेशन A लग रहा है, और A एक्सीलरेशन से यह आगे की तरफ जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो अगर हम M1 के लिए देखें तो M1 के लिए क्या होगा, M1 के लिए बनेगा, अगर हम इसमें से M1 को निकाल लिए, ये लीजिए, ये है आपका M1, M1G नीचे की तरफ, टेंशन T ऊपर की तरफ, और यह A एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब इस पर जो नेट बल कार्य करेगा M1G, मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो M1G बड़ा होगा, तो M1G माइनस T इक्वल्स टू M1A, इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट के लिए बन गया। अब M2 के लिए देखिए, तो M2 के लिए ये है M2, और इस पर नीचे की तरफ M2G और ऊपर की तरफ रिएक्शनरी फोर्स, टेंशन T आगे की तरफ, और यह A एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा, R इक्वल्स टू M2G जो रिएक्शनरी फोर्स है और इसके अभिलंबोत है, तो यहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगा
आर जो रिएक्शनरी फोर्स है इक्वल्स टू M2G। अब T बचा, T M2 को आगे की तरफ ले जा रहा है, तो M2 पर जो नेट लगने वाला बल हो गया, ये हो गया T इक्वल्स टू M2A। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और इस तरह से आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके T और A की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। ये T घिरनी की तरफ लग रहा है, ये T घिरनी की तरफ लग रहा है। अब यह जिस आधार से लटका हुआ है, घिरनी जिस आधार से लटकी हुई है, इस पर भी तो कोई बल लग रहा होगा। अब इस बल को हम सपोज कर लेते हैं कि ये हो गया आपका इस डायरेक्शन में, ये हो गया इस डायरेक्शन में। तो ये देख रहे होंगे, इसको हम मान लेते हैं कि ये T डैश है। तो अब यह T डैश कितना होगा बताइए, T डैश कितना होगा? तो इसे अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम में देखें तो आप क्या कहेंगे कि ये T लग रहा है इधर, ये हो गया T, ये T लग रहा है ऊपर, ये T हो गया और ये T हो गया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया T डैश। तो T और T दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हैं। जब 90 डिग्री पर हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होगा T डैश इक्वल्स टू T स्क्वायर प्लस T स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो गया 2T स्क्वायर इक्वल्स टू T रूट 2। इस स्थिति में जो T डैश अर्थात घिरनी का जो आधार है, इस आधार पर जो टेंशन होगा यह T रूट 2 टाइम्स का टेंशन होगा। चिकने आनत तल पर रखे दो पिंडों की गति। ये देखिए, एक आनत तल है, ये थीटा कोण पर ये झुका हुआ है। इस पर दो द्रव्यमान M1 और M2 रस्सी से बंधे हुए हैं और इसको F बल से खींचा जा रहा है। अब इसके लिए हम किस तरह से दिखाएंगे कि इसमें टेंशन कितना होगा, किस एक्सीलरेशन से ये ऊपर जा रहा है। तो M1 को ये हमने इस पर से ये निकाल लिया, M1 को यहां से ये निकाल लिया। तो अब इस M1 पर जो भार होगा ये किधर काम करेगा, हमेशा नीचे की तरफ। और आपको बताया गया है कि जो रिएक्शनरी फोर्स होता है वह रिएक्शनरी फोर्स हमेशा तल के लंबवत काम करेगा। यह कोण थीटा है, तो ज्योमेट्री से यह भी थीटा हो जाता है। तो ये कंपोनेंट हो गया M1G cos थीटा और इधर इसका कंपोनेंट हो गया M1G sin थीटा। और इस पर ये M1 पर जो टेंशन लग रहा है रस्सी में, ये हो गया T ऊपर की तरफ। अगर यहां पर घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है तो ये कंपोनेंट हो गया। अगर घर्षण बल यहां पर कार्य कर रहा होगा समतल के बीच में, तो यहां पर इसके बीच में यह घर्षण बल भी दिखा दिया जाएगा। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो क्या क्या बनेगा, R M1G cos थीटा को बैलेंस करेगा, तो R इक्वल्स टू M1G cos थीटा, T आगे की तरफ, F पीछे की तरफ, M1G sin थीटा नीचे की तरफ। तो T और M1G sin थीटा और F का जो डिफरेंस होगा उससे पिंड आगे की तरफ जाएगा। तो ये हो गया T माइनस M1G sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल्स टू M1A। ए त्वरण से यह ऊपर की तरफ पिंड जो है ये जा रहा है। तो T माइनस M1G sin थीटा माइनस F इक्वल्स टू M1A, ये बन गया। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड जो है, सेकंड में ये देखिए M2,
सेकेंड है m2। अब इस m2 पर जो इसका भार है ये नीचे m2g, रिएक्शनरी फोर्स r डैश ऊपर की तरफ, और ये कंपोनेंट हो गया m2g cos थीटा, ये कंपोनेंट हो गया m2g sin थीटा, और इस पर जो बल है, बल आप देख रहे हैं लगा हुआ है F, और जो टेंशन है वह टेंशन भी इस तरफ कार्य कर रहा है। तो अगर फ्रिक्शन भी होगा तो फ्रिक्शन होगा तो यह इस तरफ कार्य करेगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि इस द्रव्यमान m2 पर कितने बल कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप यहां पर देखें तो r डैश इक्वल्स टू m2g cos थीटा। अब देखिए F बल से आगे की तरफ जा रहा है तो F माइनस ये विरोध में कौन कौन है, m2g sin थीटा, T विपरीत दिशा में है, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F, और अब यह आगे जा रहा है m2a बल से आगे जा रहा है। और अब इस तरह से आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और T और A की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चिकने तथा समतल पर संपर्क में स्थित दो पिंडों की गति। एक ये समतल है, इस समतल पर m1 और m2 दो द्रव्यमान एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। m1 पर एक बल लगाया जा रहा है F, तो यह आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो कितना बल और कितना टेंशन होगा दोनों के बीच में, ये आपको फाइंड करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करेंगे आप, m1 को आपने अलग कर लिया। अब m1 पे कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, m1g नीचे की तरफ, इसका रिएक्शनरी फोर्स r1 ऊपर की तरफ, F लग रहा है लेफ्ट साइड से, और यह m1 m2 को धक्का देगा तो m2 भी इसे धक्का देगा, ये T इधर लग रहा है। तो अब यहाँ पर r1 और m1g एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो r1 इक्वल्स टू m1g। यह आगे की तरफ जा रहा है, तो आगे की तरफ जा रहा है तो F की डायरेक्शन इधर है, तो F माइनस T और इक्वल्स टू m1 एक्सीलरेशन A, इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से F माइनस T इक्वल्स टू m1A ये बन गया। m2 पर क्या होगा, m2 पर यह जो m1 है, m2 पर टेंशन कितना देगा, T के बराबर, तो यह टेंशन की दिशा इधर हो गई, और इसी दिशा में यह A एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा। तो यहाँ पर जो रिएक्शनरी फोर्स हुआ इसका, ये R2 इक्वल्स टू m2g एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तो T फोर्स से यह आगे की तरफ जा रहा है, अर्थात T इक्वल्स टू m2a, इक्वेशन नंबर 2। और इस तरह से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम टेंशन और एक्सीलरेशन की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं।